सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो सबसे पहली टर्म जो है इसमें वो समझने वाली वो पार्टिकल ही है। तो पार्टिकल जो है वो है क्या बेसिकली, पार्टिकल को अगर समझना हो तो बेटा इसको ऐसे लिखोगे कि इसका मास जो है, पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट, जिसका मास फाइनाइट हो। बट अगर हम बात करें साइज की, ठीक है, साइज की या शेप की या इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसको हम नेग्लिजिबल माने। साइज और शेप को क्या माने, नेग्लिजिबल। ऐसी टर्म को हम पार्टिकल कहते हैं, राइट। सेंटर ऑफ मास करवाने से पहले ये छोटी छोटी टर्म्स आपको समझनी बड़ी जरूरी है। अब इसके बाद पार्टिकल के बाद अगर नेक्स्ट टर्म जो हमने समझनी चाहिए वो समझ लीजिए सिस्टम, क्योंकि टॉपिक ही ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बेटा पार्टिकल का मतलब समझ आ गया होगा कि पार्टिकल क्या है, दैट इज एक मास जो कि फाइनाइट होना चाहिए और जिसका साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर हमने नेग्लिजिबल लेना है। नेग्लिजिबल मतलब जीरो ही लेना है। अब सिस्टम क्या होगा, अब सिस्टम क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स हुज मास इज फाइनाइट बट इंटरनल स्ट्रक्चर और साइज आर नेग्लिजिबल। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सिस्टम जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ large number of particles, collection of large number of particles which mutually interact with one another। क्लियर बेटा, पार्टिकल समझ आ गया, सिस्टम समझ आ गया बेटा। यस सर। अब इसमें दो फोर्सेस और होंगी, ठीक है, देयर आर टू फोर्सेस जो कि बार बार यूज करूंगा मैं वर्ड, ठीक है। एक तो होगी बेटा इंटरनल फोर्स और एक होगी एक्सटर्नल फोर्स। फर्स्ट इज इंटरनल फोर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं बात करूं इंटरनल फोर्स की, तो बेटा ये इंटरनल फोर्स कौन सी होगी, ये मतलब पार्टिकल्स के अंदर की फोर्स होगी बेटा, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी जब पार्टिकल्स की, उसके अंदर की अपनी फोर्स को हम क्या कह देंगे, इंटरनल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स कौन सी हो जाएगी, वो फोर्स जो कि पार्टिकल को बाहर से मिल रही हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स के करके बेटा होता क्या बेसिकली, जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके करके बेटा हमारी जो वेलोसिटीज होती है ना बेटा, मेन इफेक्ट जो पड़ता है वो वेलोसिटी के ऊपर पड़ता है, तो वेलोसिटी चेंज करती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। समझ आ गया बेटा। यस सर। अब इसी को रिलेट करते हुए हमने सबसे पहला टॉपिक जो करना है दैट इज सेंटर ऑफ मास। बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो न्यूटन ना बेटा उसने मास के ऊपर काफी ज्यादा डिटेल फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। बट वो जो डिटेल फॉर्म में बताया हुआ है उसने फाइनाइट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बताया हुआ है। अगर हम पॉइंट साइज की बात करें, पॉइंट साइज के ऊपर उसने काफी ज्यादा नहीं बताया बेटा। तो पॉइंट साइज के ऊपर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसका मैं सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे मान लेता हूँ, दिस इज द सेंटर ऑफ मास पॉइंट, इसको मैं येलो के साथ नोट कर लेता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है, ओके। तो अगर मैं बात करूं इसके सेंटर ऑफ मास की, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। तो बेटा इसको मैं उठा के अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे मान लूं कि इस पार्टिकल को मैंने उठाया और इसको घुमाना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल ये ऐसे घूम रहा है,
मतलब अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसे घूमना शुरू हो गया। ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, समझ रहे हो? इसको मैंने ऐसे घुमा के नीचे फेंक दिया, तो बेटा हुआ क्या, जब इसको मैं ऐसे घुमा के नीचे फेंक रहा हूँ तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ना बेटा हर बार वो सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो उसी पॉइंट पे रहेगा। और जब मैं इसकी एक्सिस को ज्वाइन करूंगा, अगर मैं इसके एक्सिस को सेंटर ऑफ मास की एक्सिस को जिसके अराउंड ये घूम रहा होगा, तो सेंटर ऑफ एक्सिस के पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा, तो बेटा मैं उससे जो इक्वेशंस निकाल पाऊंगा वो इक्वेशंस इजीली निकाल पाऊंगा। तो ये जो इक्वेशन मेरे को मिल रही है वो आपने अगर किया हो तो आपको पता होगा, तो ये एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन मिल रही है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली हमें क्या करता है बेटा, वो क्वेश्चन के कंसेप्ट को इजी बनाने में काम आता है बेटा। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए तो लॉजिकली देखो, ये जो इक्वेशन बनेगी ये ऐसे अगर घूम के, फॉर एग्जांपल ये ऐसे से घूमता जा रहा है, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा ब्लू के साथ। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं इसको फेंका हूँ तो बेटा ये ऐसे घूमता घूमता जा रहा है, घूमता घूमता जा रहा है, ठीक है? आप फील करना है इस चीज को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये घूमता घूमता जा रहा है, तो बेटा ये घूमता घूमता चाहे जा रहा है, पर आप देखोगे कि इसकी येलो वाली लाइन देखो, इसके सेंटर ऑफ मास को कभी नहीं छोड़ रही, हमेशा इसके घूमने वाले जो सेंटर वाला पॉइंट है उसमें उसके बीच में से पास कर रही है। समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, ऐसे मानो जैसे कि आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हो। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं सीसॉ बना दूं ऐसे यहाँ पे, तो हमें पता है कि नीचे अगर मैं कोई चीज ऑब्जेक्ट रख दूं यहाँ पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दूं लाइक दिस, अगर मैंने यहाँ पे बेटा एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये जो है ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब इतने छोटे से पॉइंट में, ये वाला छोटा सा पॉइंट, इसने इस पूरे मास को इस पॉइंट पे टिका दिया, तो हम कहेंगे दिस इज द पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास वर सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, COM। तो सेंटर ऑफ मास इज नथिंग, इट इज अ पॉइंट वेयर वी कैन से whole of the mass was supposed to be concentrated. Supposed to be concentrated. समझ गए यहाँ तक बेटा? यस सर। हाँ। अब बेटा एक टर्म और आती है, नेक्स्ट टर्म देखो, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास के बाद एक और टर्म आती है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो सकता है बेटा? तो इसको ऐसे मानो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक ऐसा पॉइंट है एट विच द रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी एक्ट। मतलब कि यहाँ पे सारा का सारा मास की का वर्ड यूज करना है, वेट जो है वहां पे कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है? यहाँ पे मास की का आपने वर्ड क्या यूज कर देना, दैट इज वेट, वेयर होल ऑफ द वेट वर सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। समझ आ रहा है बेटा? कॉपी पेस्ट यस है, सर। सेंटर ऑफ मास की यहाँ पे वेट आ जाएगा। बट बेटा यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट और समझना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या ये हमेशा सेम होंगे? इफ नॉट देन सपोर्ट योर आंसर। क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेम होंगे? अगर ऐसा नहीं है तो सपोर्ट करो बेटा इसको, कैसे नहीं सेम होंगे बताओ बेटा, शाबाश। स्नेहा? सर ग्रेविटी चेंज होती है, वेरी आते हैं उसमें। बेटा यहाँ पे देखो, ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है, नो दे आर नॉट सेम एट ऑल, ठीक है? फॉर लार्ज एक्सटेंट, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ये दोनों सेम रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं एक फॉर एग्जांपल बड़ी सी पहाड़ी की, यहाँ पे देखो ये बड़ी सी पहाड़ी है, ठीक है?
अब अगर मैं इस बड़ी सी पहाड़ी की बात करूं और मैं यहाँ से सेंटर ऑफ इसका मास निकालने की कोशिश करूं, अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है तो हमें पता है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आना चाहिए। इसका सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ पे आएगा, जिसको मैं येलो के साथ दिखा देता हूँ। सेंटर ऑफ मास, बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा? सर सेंटर ऑफ मास पे ही आएगा। बेटा यहाँ पे देखो, ये सेंटर ऑफ मास पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब सुनना ध्यान से, जो ग्रेविटी है बेटा, ग्रेविटी ध्यान से सुनना, ये फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ थी। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है कि इस पॉइंट पे ग्रेविटी ज्यादा होगी सरफेस से? सर सरफेस। सरफेस पे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स पास में होंगे, जो पार्टिकल पास में होंगे, जितना पास में होंगे अर्थ के, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलने के चांस उतने ज्यादा हो जाते हैं बेटा। जैसे दूर जा रहा है, यहाँ पे देखो इस ये दूर चला गया तो इसकी ग्रेविटी की वैल्यू कमजोर होगी है। तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू का कमजोर होने के करके क्या हो जाता है बेटा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट कर जाती है सेंटर ऑफ मास से जस्ट नीचे। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रेविटी की वैल्यू हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू वेरी कर रही है, समझ रहा है बेटा? पर मास तो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है, पर ग्रेविटी वेरी कर रही है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब जो अर्थ के पास में या मास के पास में जितना ऑब्जेक्ट होगा, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू सेंटर ऑफ मास के। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो आप लिखोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मे कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास, but in every case it is not possible. We can take an example of Mount Everest. तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एग्जांपल अगर मैं बात करूं एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट, तो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ना बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट लाइज अ लिटल बिलो, it lies a little below its center of mass. क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। लॉजिक लिख देना है, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेस डिक्रीजेस विद हाइट। समझ गए बेटा? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो ऐसे समझो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम को कि लेट अस अज्यूम वी हैव टू पार्टिकल्स, लाइक एक यहाँ पे पार्टिकल ले लिया और ये यहाँ पे पार्टिकल ले लिया। तो बेटा ये दोनों पार्टिकल जो मैं ले रहा हूँ ना, ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। दीज टू आर डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब अलग अलग पार्टिकल्स हैं, मतलब अलग अलग दूरी पे हैं बेटा। ये पास में चिपके हुए पार्टिकल्स नहीं है, एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। क्लियर है बेटा? डिस्क्रीट कंटिन्यूस होता है एक सेम बॉडी पे होना, सेम बॉडी पे होना। मतलब अगर ये मैं मान रहा हूँ तो इसमें मतलब कि एक पार्टिकल को मैं यहाँ पे रख दूँ, एक पार्टिकल को इसके पे ऐसे रख दूँ, ऐसे रख दूँ, तो सारे पार्टिकल्स एक ही बॉडी के अंदर ही आ जाए, तो उसको कॉन्टिन्यूस कह देते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब सिंगल बॉडी को ही कह देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने कौन सा लिया, डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना देता हूँ लाइक दिस, और एक एक्सिस यहाँ पे लाइक दिस।
सो बेटा मैं मानता हूं कि यहाँ पे इस पॉइंट से पार्टिकल ये वाला r1 डिस्टेंस पे है और ये वाला पार्टिकल इज एट डिस्टेंस ऑफ r2, राइट। तो ये पार्टिकल है जो कि r1 डिस्टेंस पे है और ये पार्टिकल जो है दैट इज r2 डिस्टेंस पे है। तो मैंने माना यहाँ पे कि देयर इज वन मोर पार्टिकल। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब से यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पार्टिकल को ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन के साथ, इमेजिनरी लाइन के साथ। तो और हम कह देते हैं कि इस इमेजिनरी लाइन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको मैं येलो के साथ नोट करूंगा सेंटर ऑफ मास को, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इस ये बैलेंस हो रहा है, सेंटर ऑफ मास मिल रहा है। तो उस पॉइंट को हम, उस पॉइंट का डिस्टेंस लिख देते हैं RCM। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आ गया RCM, ऐसे लिख देता हूँ RCM। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम कहेंगे कि सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसको कैपिटल M लिख देते हैं, या मास, सेंटर ऑफ मास का। ये समझ आया बेटा? यस सर। यस सर। इसको ये सी आ गया, ठीक है। तो इसको बेटा देखो कैसे लिखना है। पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल, इसको मैं एरो लगा दूंगा लाइक दिस, और इसका मैं पोजीशन वेक्टर लगा दूंगा लाइक दिस, ठीक है। और रिजल्टेंट का पोजीशन वेक्टर लाइक दिस। तो RCM कैन बी रिटन एज RCM वेक्टर, ये वेक्टर है, इट इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला ये क्या बता रहा है हमें, ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि दिस इज द पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास वाज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, RCM इज द पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास वाज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, इस फॉर्मूले की कुछ जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जनरल डिस्कशन देखो यहाँ पे, जनरल पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे देखो जनरल पॉइंट, हाँ। तो सबसे पहले देखो बेटा कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, दैट इज M1 R1, M1 R1 वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज M1 प्लस M2 टाइम RCOM, ठीक है। M1 राइट, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 टाइम RCM, M1 प्लस M2 टाइम R सेंटर ऑफ मास, M1 प्लस M2 टाइम R सेंटर ऑफ मास। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये क्लियर है बेटा? यस सर। अब यहाँ पे देखो, एक कंडीशन लिखो, इफ, यहाँ पे इफ M1 जो है उसको हम इक्वल कर दें किसके, M2 के, और इसको मैं इक्वल करके लिख दूं दैट इज M के, ठीक है। अगर M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M आ जाए, तो बताओ R सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या बनेगी, R सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या बनेगी? शाबाश, R1 प्लस R2/2। वेरी गुड। तो बेटा ये बन जाएगी हमारे पास, दैट इज R1 प्लस R2/2, R1 प्लस R2/2। समझ आ गया बेटा ये कैसे आया? यस सर।
तो r1 प्लस r2 डिवाइड बाय 2। सिंपल सा कंसेप्ट था, तो ये आपने याद रखना है। अगर मासेस सेम हो तो सेंटर में आएगा। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट्स की, इफ आई टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, सर 2 कहाँ से 2 सर? बेटा ये m1 इक्वल टू m2 है, तो m प्लस m 2m हो गया। समझ गया? यहाँ से Yes, sir. m1 को m पुट किया और r1 बार आ गया, ठीक है, प्लस r2 बार आ गया, डिवाइड बाय, समझ गया बेटा? इन दोनों में कॉमन लिया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का क्या आ गया? 2m। Yes, sir. समझ गया? जी जी। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स देखो इसके। सो x का सेंटर ऑफ मास जो बनेगा, दिस इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y का सेंटर ऑफ मास जो बनेगा, दैट इज m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर बेटा यहाँ पे? यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद इसकी डेरिवेशन। अब इसकी डेरिवेशन देखो। डेरिवेशन क्या कहती है इसकी कि फॉर एग्जांपल, फिर से लेट अस टेक द कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस। तो यहाँ पे बेटा मैं सबसे पहले इसको पोजीशन दे देता हूँ। ये r1 पोजीशन आ गई एंड दिस इज r2 पोजीशन। क्लियर? दिस इज r1 पोजीशन एंड दिस इज r2 पोजीशन, राइट? और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। वो लाइन क्या शो करेगी? दैट इज सेंटर ऑफ मास की लाइन, ये वाली। इसको मैं किसी और कलर से, ये वाली लाइन पोजीशन। तो यहाँ पे मैं इसको येलो के साथ दिखाऊंगा कि हाँ सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है। तो बेटा दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर बेटा? यस सर। इसको हमने मान लिया r1 पोजीशन वेक्टर और दूसरे वाले को हमने मान लिया r2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है? और इस पॉइंट को हमने मान लेना दैट इज r सेंटर ऑफ मास का, r सेंटर ऑफ मास का, ठीक है? और इसको बेटा नाम दे देते हैं हम, ये जो लिखा हुआ है इसको नाम दे देता हूं मैं सिर्फ c, सेंटर ऑफ मास c। ये कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया a और ये नाम दे दिया b, और c जो है दैट इज सेंटर ऑफ मास है। c इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। लेट अस अज्यूम कि मेरे पास यहाँ पे एक फोर्स आ रही थी, एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ से मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से दी, दैट फोर्स इज F1 एक्सटर्नल। और मेरे पास यहाँ से भी एक फोर्स आ रही थी, उस फोर्स को मैंने नाम दे दिया दैट इज F2 एक्सटर्नल। क्लियर बेटा? यस सर। F1 जो एक्सटर्नल है वो लग रही है बेटा इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो मास पड़ा होगा M1, और F2 जो लग रही है वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मास पड़ा होगा, उस पर्टिकुलर मास का नाम रख दिया M2, राइट? तो अब यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक सिंपल सी चीज पता है कि V1 जो होता है, V1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू dr1 वेक्टर डिवाइड बाय dt and V2 vector, this is equal to dr2 vector divided by dt। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएट, वेलोसिटी का होता है दैट इज डिफरेंशिएट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ, एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज dv1 डिवाइड बाय dt।
सो डी बाई डी टी, तो V1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस V1 की वैल्यू क्या है, सो द वैल्यू ऑफ V1 इज dr1 डिवाइड बाई dt, मतलब डबल डिफरेंशिएट आ गया बेटा। सो इसको मैं नाम दूंगा A1, A1। सो इसको डिफरेंशिएट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर। क्लियर बेटा, d इंटू डी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर, R1। क्लियर यहाँ तक बेटा। यस सर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे A2 की, A2 क्या बन जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, R1 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे वर्ड R2 वेक्टर। यहाँ तक समझ आ गया बेटा। यस सर। अब यहाँ पे देखो, जो जितनी भी फोर्सेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी इस पॉइंट पे, ठीक है, वो सारी की सारी फोर्सेस को ऐड ऑन कर लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि टोटल फोर्स F पार्टिकल 1 पे जो लग रही है, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल 1, तो इसको मैं लिख दूंगा F1 फोर्स, दैट इज द टोटल फोर्स, विच इज इक्वल टू, एक फोर्स वो होगी जो इसने, इस पर्टिकुलर पार्टिकल ने इसको देनी है, और वो कौन सी फोर्स होगी बेटा, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। या ऐसे मान लो कि इनके बीच इंटरेक्शन हो रही है, दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन हो ही रही होगी, एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूटन का सिद्धांत में बताता है, वो लॉ बताता है, दैट इज F12 वेक्टर की फोर्स लग जाएगी, प्लस इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई है, दैट इज F1 एक्सटर्नल। क्लियर बेटा। तो ये दो फोर्स ही लग रही है, एक तो बी पार्टिकल के करके कोई ना पार्टिकल की फोर्स लग रही होगी, और दूसरी एक्सटर्नल। क्लियर है बेटा, ये F1 पे लगने वाली फोर्सेस। यस सर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं F2 पे लगने वाली फोर्सेस, F2 पे लगने वाली फोर्सेस, दैट फोर्सेस आर F21, मतलब कि सेकंड पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू 1, इसका मतलब ये है, प्लस एक्सटर्नल फोर्स जो भी इसको मिल रही होंगी F2 एक्सटर्नल। यहां तक क्लियर बेटा। यस सर। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये क्या बता रही है हमें, F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल। तो इसका मतलब F1, यहाँ पे देखो F1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, दैट इज M1 A1, मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो, यस सर। which is equal to F1, which is equal to F12 vector plus F1 external। सिमिलरली जो दूसरी वाली फोर्स थी F2 की फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज M2 A2, दैट इज इक्वल टू F2 वेक्टर, which is equal to F12 vector, sorry F21 vector plus F2 external। yes or no? यस सर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को कर देते हैं ऐड। तो 1 + 2 किया, तो दोनों को ऐड किया, तो ये M1 A1 + M2 A2, यहाँ पे आ गया M1 A1 + M2 A2। तो इसको मैं लिख देता हूँ M1, एक सेकेंड में, तो यहाँ पे किया हमने ऐड 1 + 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास M1 A1 + M2 A2, दैट इज इक्वल टू F1 + F2, इसको लिखने को रहने देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस सर। अब यहाँ पे मैं एक साइड पे लाइन लिखूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, मतलब F12 वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, -(F21)
यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब इन दोनों का सम जो बनेगा वो 0 के इक्वल आएगा। अगर इन दोनों का सम 0 आ रहा है तो मतलब ये वाली सारी टर्म 0 होगी। तो हमारे पास ये क्या बन गया, m1a1 प्लस m2a2 इज इक्वल टू f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल, ठीक है। और ये f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल को हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि ये सारी की सारी नेट फोर्स जो है दोनों को कॉम्बिनेशन, इसको मान लेते हैं कैपिटल F, राइट। इन दोनों का जो सम आ रहा है उसको नया फोर्स दे दिया, दैट इज F, दैट इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द टू पार्टिकल्स, ठीक है। या टोटल एक्सटर्नल फोर्स मान लो, दिस F इज कॉल्ड द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि F1 एक्सटर्नल भी बाहरली फोर्स है और ये भी बाहरली फोर्स है, दोनों को ऐड किया तो ये F वेक्टर कह दिया, जिसको हमने कह दिया टोटल बाहरी फोर्स। यहाँ तक समझ गए बेटा? यस सर। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो इसका मतलब ये हुआ कैपिटल M जो आएगा, कैपिटल M ऑल्सो दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ये भी होता है बेटा, टोटल मास जो है वो मास m1 प्लस m2 के इक्वल होता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो टोटल मास आ गया, हमारे पास टोटल फोर्स आ गई। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, लेट अस अज्यूम दैट द टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम पे जो लग रही है, ठीक है, सिस्टम पे जो लग रही है, ये पूरे सिस्टम पे जिसका मास m1 प्लस m2 है, इस पूरे सिस्टम पे लगने वाली फोर्स, टोटल फोर्स, उसको मैंने नाम दे दिया F, टोटल मास m, और इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। ये समझ आ गया बेटा? यस सर। दोनों फोर्सेस के बीच में ही सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई कर रहा होगा और एक्सेलरेशन भी उसकी सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगी। तो सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज इक्वल टू, या इसको मान लो इक्वेशन नंबर, अभी तक हमने मानी है 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, या इसको मान लो 3, ठीक है, और इसको मान लो 4। राइट, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद देखो बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करूं तो हमें क्या मिल रहा है, एम ए एक्सटर्नल या ए सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया था, दैट इज m1a1 प्लस m2a2। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय कैपिटल M, कैपिटल M मतलब m1 प्लस m2। तो बेटा ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया, सेंटर ऑफ एक्सेलेरेशन, ठीक है, जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? यस सर। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिखी है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है, डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, राइट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ डी स्केयर आर, इसको मैं लिख दूँ डी स्केयर आर सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई डी टी स्केयर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m1a1 को लिख सकता हूँ डी स्केयर r1 डिवाइड बाई डी टी स्केयर, और m2 इंटू a2 को लिख सकता हूँ डी स्केयर r2 डिवाइड बाई डी टी स्केयर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। तो इसके बाद देखो, इसको रेड वाले को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये देखो बेटा, डी स्केयर आर सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई डी टी स्केयर, दैट इज इक्वल टू
डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि मास कांस्टेंट है इसको मैं अंदर भी लेके जा सकता हूँ, m1r1, ठीक है, प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये समझ आ गया बेटा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ आया बेटा ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो ये डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर और ये भी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो हमारे पास बन कर रही है वो यही बन के आ रही है, तो आपने इसको लिख देना, ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, या ऐसे लिख दो कि वी कैन क्लियरली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर सेंटर ऑफ मास, या इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दोगे तो भी आ जाएगा, या डायरेक्टली लिख सकते हो, वी कैन इजीली कोरिलेट द टर्म आर सेंटर ऑफ मास विद द m1 r1 m2 r2 equation. So this can be written as m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2. So बेटा ये थी इसकी डेरिवेशन, जिसको आपको करने का इस बार शायद कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पर मैंने आपको तो करके करवा दी कि आता कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? यस सर। ये था बेटा टू पार्टिकल सिस्टम, दिस इज फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। सिमिलरली अगर n पार्टिकल सिस्टम का पूछ लेते, ठीक है, अगर यही चीज को n पार्टिकल सिस्टम की फॉर्म में पूछ लेते, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा r सेंटर ऑफ मास विल बिकम m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस so on डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस so on। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, इसकी भी सेम उसी फॉर्म में डेरिवेशन जैसे पीछे की है, ठीक है, तो इसमें कोई खास वो चेंज नहीं है। तो बाकी ये बेटा नेक्स्ट कंटिन्यूअस मास सिस्टम का आएगा, वो हम कल स्टार्ट करेंगे।